मदन डरा हुआ नमन और दीवान के पास दौड़ कर जाता है, उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों बेहोशी की हालत में होते हैं। मदन को समझ नहीं आता कि क्या करे। वो गाड़ी में पानी की बोतल ढूंढता है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। मदन फिर भाग कर जाता है और तालाब से पानी लाता है और नमन के और दीवान के चेहरे पर डालता है। नमन धीरे धीरे होश में आता है। वो दीवान को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन दीवान की हालत और खराब होती है। आसपास कोई अस्पताल है क्या? नहीं ठाकुर साहब, वहां पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। एक काम कीजिए, मेरा घर पास में ही है, इन्हें वहां ले चलते हैं। नमन और मदन दीवान सिंह को मदन की कुटिया में लेकर जाते हैं और उसकी वहां थोड़ी मरहम पट्टी करते हैं। मदन नमन से कहता है, चोट आपको भी लगी है, आप भी लेप लगा लो। नमन कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। अच्छा ये बताओ कि मृगांका उस बच्ची के साथ कहाँ रहती है? मदन को समझ नहीं आता कि इसका जवाब वो क्या दे। उसने नमन की जेब में बंदूक देखी थी। मदन को आभास होता है कि यहाँ ये दोनों मृगांका और बच्ची को मारने ही आए हैं। मदन कुछ बोले उससे पहले नमन उसको धमकाते हुए कहता है, झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मुझे तुझे मारने में वक्त भी नहीं लगेगा। मदन डर जाता है और नमन को बता देता है कि वो मृगांका के घर ही जा रहा था जब उसको जीप दिखी थी। नमन बंदूक की नोक पे मदन के साथ मृगांका के घर की ओर निकल पड़ता है। दीवान वहीं खाट में पड़ा होता है। यहाँ बंगारू तृष्णा को लाकर पानी के भरे हुए गिलासों के बीच में बिठाता है। तृष्णा अब धीरे धीरे होश में आती है। वो मृगांका को देखकर थकी हुई आवाज में मौसी कहती है। मृगांका उसे हिम्मत देती है और कहती है, घबरा मत, अब सब ठीक होगा। बंगारू तृष्णा के चेहरे पर भस्म लगाता है और उसे कहता है, हमारे शरीर में बस हमारा हक होता है लड़की, और अगर उस पर कोई और हक जताए तो उसे बताना जरूरी है कि उसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। तृष्णा को शरीर में तकलीफ हो रही होती है। वो चाह कर भी खुद पर काबू पाने में असफल हो जाती है। मृगांका उसे देखकर कहती है, उस चीज को याद कर जो तुझे सबसे प्यारी है, बाकी कुछ मत सोच। तृष्णा अपने बचपन से लेकर अभी तक की हर चीज को कल्पना में देखने लगती है। वो ताबूत जिसमें उसने अपने जीवन के 12 साल निकाल दिए, वो दिन जिस दिन मृगांका उसे बाहर लेकर गई थी, उसका मृगांका को गले लगाना, मृगांका का उसे बेटी बुलाना, सब कुछ, और उसकी कल्पना वहां पर ठहर गई जहां मृगांका को उसने गले लगाया था। बंगारू उसको कहता है, और जहां तेरी कल्पना रुकी है वही तेरा हथियार है, यही तुझे विजय करेगा। बंगारू उसको मंत्र बताए उससे पहले तृष्णा को कुछ और दिखने लगता है। एक बच्ची, एक भरा पूरा घर में होता जश्न, और फिर तलवार से होता किसी पर वार। तृष्णा बेचैन होने लगती है। मृगांका उससे पूछती है, क्या हुआ, क्या देखा तूने, मुझे बता। वो तलवार, उससे मार दिया, सबको मार दिया, कोई नहीं बचा। मौसी मुझे भी मार देंगे वो, मुझे मार देंगे वो मौसी। तृष्णा चिल्लाने लगती है। मृगांका उसके पास जाकर उसे गले लगाना चाहती थी, उसे भरोसा दिलाना चाहती थी कि उसके रहते उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन बंगारू उसे सचेत करते हुए कहता है, अपनी जगह से हिली तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बता लड़की, तुझे और क्या दिख रहा है, ध्यान से देख। और ये कहते ही उसके माथे के केंद्र बिंदु को जोर से दबाता है। तृष्णा माँ चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। उसके मुंह से माँ शब्द सुनकर मृगांका को एक सदमा सा लगता है। वो सोचती है कि इसने माँ क्यों बोला। तभी मदन नमन के साथ वहां पहुंचता है और नमन उस पर बंदूक ताने घर के अंदर प्रवेश करता है। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा वरना गोली मार दूंगा। सच में मृगांका को समझ नहीं आता कि नमन यहाँ कहाँ से पहुंच गया, लेकिन नमन बिल्कुल बौखलाते हुए कहता है, मुझे सब सच जानना है और बिना अपने सवालों का जवाब लिए आज मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। ये लड़की कौन है? मेरी हवेली में परसों रात क्या हुआ? मदन बीच में उसे टोक कर कहता है, पहले मुझे कुछ बताना है। लेकिन नमन उसे बोलने ही नहीं देता। मृगांका कहती है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे खुद सच का कुछ नहीं पता। ये बच्ची तो मुझे कूड़े के ढेर में मिली थी। नमन मृगांका पे बंदूक तान कर कहता है, कल रात अम्मा की आवाज चली गई, ऐसा लगा जैसे घर में कोई मौजूद है। घर में सब अजीब हो रहा है। बंगारू ये सुनकर नमन से पूछता है, कोई मौजूद है मतलब? नमन उसे बताता है कि अम्मा
एकदम ठीक थी, लेकिन अचानक से उनकी आवाज चली गई। वो डरी हुई थी। मदन सहम कर मृगांका को कहता है, मृगांका, तूने मुझे सारी लाशों को आग लगाने को कहा था। मैंने छोटे ठाकुर के शरीर को तो आग लगा दी थी, लेकिन उनका हाथ वहां नहीं था। अब ये सुनकर मृगांका, बंगारू दोनों भौचक्के और परेशान हो जाते हैं। दोनों डर से तृष्णा की तरफ देखते हैं। बंगारू कहता है, इसके अंदर की शक्ति ने अपना असर बाहर भी छोड़ा है, जिसकी वजह से तृष्णा की नाड़ी पकड़ में नहीं आ रही। नमन फिर बंगारू को बताता है कि जब वो जंगल से आ रहा था तो गाड़ी खुद चल पड़ी और रास्ते में एक पोल से टकरा गई। ऐसा लगा कोई लड़की ऊपर से गिरी हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। मृगांका घबरा कर कहती है, वो हाथ जरूर गाड़ी में ही है, हमें उसे जल्द से जल्द नष्ट करना होगा। बंगारू मृगांका को कहता है, तू जा, मैं यहाँ तृष्णा को संभालता हूँ। मदन बंगारू के साथ रुकता है और नमन मृगांका के साथ जीप वाली जगह की ओर बढ़ता है। बंगारू मंत्रों को पढ़ना शुरू करता है। तृष्णा कभी खुद होती, कभी उसके अंदर की आत्माएं उस पर हावी होती। बंगारू को एक चेहरा तृष्णा में दिखता है। वो पानी के ग्लास में रखे काले धागे को पकड़ता है, धागे को गिलास के बाहर बांधता है और उसका पानी एक आकार ले लेता है। बंगारू उस पर काला धागा बांध उसे अपने हाथ में बांध देता है और कहता है, ये आत्मा सबसे कमजोर थी, इसीलिए सबसे पहले पकड़ में आई है। लड़की, बस ऐसे ही हिम्मत कर, इसको काबू में किया है, बाकी भी हो जाएंगी। तृष्णा के चेहरे पर थकी हुई मुस्कान आती है और वो कहती है, मौसी मुझे कुछ नहीं होने देगी, वो मुझे बचा लेगी। बंगारू मदन को कहता है कि जाकर शमशान से एक जलती हुई लकड़ी लेकर आ और ध्यान रहे कि वो सुलगती हुई होनी चाहिए। मदन वहां से मसान की तरफ जाता है, जो मृगांका के घर से ज्यादा दूर नहीं था। मृगांका और नमन यहाँ जीप की तरफ जा रहे होते हैं। तभी नमन मृगांका से पूछता है कि क्या उसे पता है कि ये लड़की किसकी है। मृगांका ना में सिर हिलाती है। नमन अपनी बहन सपना को याद कर थोड़ा दुखी होता है और मृगांका को बताता है, 2 दिन पहले ही हॉस्टल से वापस आई थी, वो बिल्कुल ठीक थी, दिन में खाना भी साथ में खाया। मुझे समझ नहीं आया कि अचानक उसे ऐसा क्या हुआ कि पंखे में लटक गई। मृगांका हैरानी से पूछती है, तो उसको कुछ नहीं हुआ था? मुझे लगा कि दिमागी हालत ठीक नहीं थी। नमन ये सुनकर गुस्से में कहता है, अपने स्कूल के सबसे होशियार बच्चों में थी वो, आज तक न किसी से कोई लड़ाई हुई ना ही बहस। मृगांका सोच में पड़ जाती है कि सब ठीक था तो आत्महत्या क्यों की। मदन जलती हुई लकड़ी लेकर मृगांका के घर की तरफ जा रहा होता है कि उसे दीवान सिंह रास्ते में मिलता है। दीवान सिंह उसके पास आकर पूछता है, छोटे ठाकुर कहाँ हैं? वो गाड़ी के पास गए हैं। तृष्णा में लगा भूत ठाकुर के हाथ को अपने वश में किए हुए है, उसे नष्ट करने गए हैं। दीवान सिंह फिर उसको पूछता है, तू ये लकड़ी लेकर कहाँ जा रहा है? मदन बताता है कि तृष्णा को ठीक करने एक बाबा आया है, उसने मंगवाई है। यहाँ मृगांका और नमन गाड़ी के पास पहुंचते हैं और पूरी गाड़ी में हाथ ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें हाथ कहीं नहीं मिलता है। मृगांका गुस्से में कहती है, यहाँ तो कुछ नहीं है, उस हाथ को नष्ट करना जरूरी है नमन, वरना कुछ ठीक नहीं होगा। तभी गाड़ी सड़क से नीचे खाई में गिर जाती है और एक तेज विस्फोट होता है। मृगांका और नमन कुछ नहीं कर पाते, बस आग की लपटों में जलती उस गाड़ी को देखते रह जाते हैं। यहाँ बूढ़ा बंगारू मदन का इंतजार कर रहा होता है कि तभी दीवान वहां पर आता है और कहता है, यही चाहिए था ना। बंगारू दरवाजे की तरफ देखता है और अचंभित हो जाता है। दीवान के हाथ में छोटे ठाकुर का हाथ होता है और दीवान सिंह किसी आत्मा के वश में होता है। उसकी नाक में बड़ी सी नथ होती है और हाथ में लाल रंग का आलता लगा होता है। दीवान तेज तेज हंसने लगता है और औरत की आवाज में कहता है, हाथ को जला दे, लेकिन मैं तो इसके अंदर हूँ, अब क्या करेगा? मदन यहाँ सड़क पे मरा हुआ पड़ा होता है और उसकी मौत का दृश्य भयानक होता है। मुंह के अंदर मसान की मशाल होती है जो अभी भी सुलग रही होती है। मदन धीरे धीरे जल रहा होता है।
बूढ़ा बंगारू अब तृष्णा और दीवान दोनों पर काबू पाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अम्मा यहाँ अपने कमरे में गहरी नींद में होती हैं जब उसे सपने में अपने सामने 6 साए दिखते हैं, जिनमें से एक बच्ची का होता है। देखकर समझ आता है कि वो सपना है, लेकिन बाकी के साए किसके हैं? ये एक रहस्य है। वो साए अम्मा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अम्मा हाथ बढ़ाकर घंटी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन घंटी नीचे गिर जाती है। अम्मा को सारी आवाजें साथ में डराने लगती हैं, उसे मारने की धमकी देने लगती हैं। यहाँ दीवान बंगारू के काम में विघ्न डालने के लिए बाकी 5 गिलासों के पानी को फेंकने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, ऐसी कैद करेगा तू मुझे? नहीं कर पाएगा तू, किसी को भी काबू में नहीं कर पाएगा। इस लड़की का भूत जाने बगैर भविष्य नहीं तय कर सकता तू। एक तरफ मृगांका और नमन खौफ में एक दूसरे को देख रहे होते हैं, दूसरी तरफ दादी को साए मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। अम्मा नींद में बोलने की कोशिश करती हैं। मेज पे रखी घंटी को उठाने को हाथ बढ़ाती हैं, लेकिन घंटी नीचे गिर जाती है। अब 6 साए अम्मा के बहुत करीब आ पहुंचे होते हैं, लेकिन वो बच्ची का साया उसकी पोती सपना का नहीं है, वो तो तृष्णा का साया है। अम्मा बिस्तर से उठकर भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन किसी शक्ति ने उसे बिस्तर में ही कैद कर लिया होता है। साए अब अम्मा के बहुत पास पहुंच चुके होते हैं। अम्मा आंखें खोलती हैं, लेकिन ये महज एक सपना नहीं, सच होता है, और सब कुछ अम्मा की आंखों के सामने हो रहा होता है। दूसरी तरफ अम्मा के अधीन दीवान सिंह तृष्णा के चारों तरफ रखे पानी के गिलासों की तरफ बढ़ रहा होता है। उसका चेहरा इतना डरावना होता है कि किसी की 100 दिन की नींद गायब हो जाए। दीवान गिलासों को पैरों से ठोकर मारने ही वाला होता है कि पीछे से एक अभिमंत्रित फंदा उसके गले में आता है और उसे कस के पीछे खींचता है। दीवान गुस्से में चिल्ला रहा होता है, लेकिन आवाज गले में ही घुट कर रह जाती है। तभी नमन उसके हाथों से छोटे ठाकुर का हाथ लेता है और मसान की लकड़ी से उसे जला देता है। दीवान सिंह पर हावी आत्मा वहां से हवा के झोंके की तरह गायब हो जाती है और वो जमीन में गिर जाता है। बंगारू मृगांका को कहता है कि अगर तू वक्त पर ना पहुंची होती तो आज यहाँ पर कोई नहीं बचता। इधर सारे साए भी गायब हो जाते हैं। ठाकुर कमरे में आता है और अम्मा के पास बैठकर कहता है, क्या हुआ अम्मा? कुछ गिरने की आवाज आई मुझे। अम्मा ठाकुर का हाथ कसकर पकड़ लेती है। वो कुछ बोलना चाहती है, लेकिन बोल नहीं पाती है। ठाकुर फिर पूछने की कोशिश करता है और अम्मा उसे पेन और कागज लाने का इशारा करती है। अम्मा के हाथ लिखते हुए भी कांप रहे होते हैं। उसके हाथों की नसें ऐसे लगता है कि भरा ही जाएंगी। ठाकुर घबरा कर कहता है, रहने दो अम्मा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अम्मा थी तो ठाकुर आई नहीं। उसने ठाकुर को आंखें दिखाई और दर्द में भी कागज पे वो लिखने लगी जो वो बोलना चाहती थी। यहाँ गांव में खबर फैल जाती है कि ठाकुर का बेटा मृगांका के यहाँ गया है। उन लोगों को लगता है कि मृगांका उसे अगवा करके ले गई है। आखिर जिस औरत को डायन समझा जाता है, उसके लिए किसी लड़की को अगवा करना कितना मुश्किल है। सब उसके घर की तरफ गुस्से में बढ़ने लगे और तभी उन्हें रास्ते में मदन की लाश मिलती है। उन सब का भय उनकी आंखों और गले तक आ जाता है। उसकी इतनी दर्दनाक मौत का कारण लोग मृगांका और तृष्णा को मानते हैं। गुस्से में तमतमाए हुए वो मृगांका के घर के बाहर आकर प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। एक गांव वाला बाहर से आवाज लगाता है, बाहर निकल मृगांका, बाहर नहीं निकली तो तेरे घर को जलाकर राख कर देंगे। मृगांका और नमन यहाँ दीवान को बिस्तर पर लिटाते हैं। तभी बाहर से फिर से आवाज आती है, हमें पता है तूने ठाकुर के बेटे को भी कैद कर रखा है। अरे कितने घरों को बर्बाद करेगी, चैन नहीं आया तुझे अब भी। तृष्णा जो काफी होश में होती है, ये सुनकर बंगारू को कहती है, मौसी ने कुछ नहीं किया है, ये सब मेरे वजह से हुआ है, मैं जाकर बोलती हूँ। लेकिन बंगारू उसे रोकता है और कहता है, अभी नहीं, अभी बस एक आत्मा पर काबू हुआ है, तू शांत है। इसका मतलब ये नहीं वो तेरे शरीर को छोड़ गई है, वो तेरे अंदर ही है। तभी नमन और मृगांका बाहर आते हैं और गांव वालों का हल्ला सुन मृगांका डर जाती है। अभी तृष्णा को लेकर मैं गांव भी नहीं छोड़ सकती। जहां भी हम जाएंगे तृष्णा उस जगह के लिए खतरा ही बनेगी। तभी बाहर से आवाज आती है, औरत है तू इसलिए अभी तक तुझे घसीट कर बाहर नहीं लाए।
अब भी नहीं आई तो सच में आग लगा देंगे। हमारे ठाकुर के बेटे को छोड़, वरना तेरी बेटी को मार डालेंगे, जैसे तूने मदन को मारा है। उससे भी बदतर मौत देंगे तुझे। एक तरफ बंगारू अपनी विधि के बीच में है ताकि तृष्णा को थोड़ी सी राहत मिल सके, वहीं दूसरी तरफ नमन तृष्णा से वो सच जानना चाहता है जिसका उसे खुद भी नहीं पता। क्या नियति थी मदन की इस तरह झुलस के मरने की? क्या मृगांका गांव वालों के आक्रोश से तृष्णा और खुद को बचा पाएगी? क्या अम्मा की जुबान पे वो राज आएगा जो उसके सीने में दफन है? जानने के लिए जुड़े रहिए काल भैरवी की इस रहस्यमय कहानी के